तुम वो सजा उसे भी देना चाहती हो। मैं सही कहा ना आशी रहती है, मैं किसी को सजा नहीं देना चाहती, बस मैं अपने दर्द से सुकून चाहती हूँ जो मैं इन सब से पा रही हूँ। मुझे बेहतर आप जान सकते हैं, जब आपका प्यार आपका नाम हो तो कैसा लगता है। ये सुनते ही जितेंद्र जी के चेहरे पर दर्द के भाव ए जाते हैं, मगर वो अपने दर्द को छुपाते हुए कहते हैं, मैं जानता हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम भी वही दर्द सा हो। क्या तुम अपने पिता को माफ करोगी, अपनी गलती का पश्चाताप करने का एक मौका दोगी? मैं अपनी गलती सुधारने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसी मुस्कुराते हुए कहती है। मुझे पता है आप कुछ भी कर सकते हैं, इतने में आपके लिए कुछ सोचा है, वक्त आने पर आपको बता दूंगी। टेक आपको करना होगा कि आपको मेरी शर्त माननी है या नहीं, पूरा फैसला आपके ऊपर होगा, कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं है मेरी तरफ से आपके ऊपर। जितेंद्र जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, मुझे हर फैसला मंजूर है, वैसे भी अब जिंदगी में कुछ रह नहीं गया है बचाने को, सिर्फ अब कुछ मायने रख गया है तो सिर्फ तुम लोगों की खुशी, जिसके लिए अब मुझे मेहनत भी करनी पड़े तो मंजूर है। ऐसी मुस्कुराते हुए कहती थी कि अब आप आराम कीजिए, आपकी मेडिसिन भी ले लीजिएगा, अभी कामना आकर दे देंगे। जितेंद्र जी बोलते हैं, वैसे तुमने कामना को ही क्यों चुना? मेरी देखभाल के लिए इतनी हाई क्लास नर्स है, फिर भी तुमने उसे ही क्यों चुना? आशी आती है क्लास कुछ नहीं होता, और जो भी नर्स आती वो आपका ख्याल रखना की जगह अपना फायदा ढूंढते, इसीलिए मैंने उसको चुना। वो अपने काम के प्रति वफादार भी है, आपको कोई जबरदस्ती नहीं है, अगर आपको उनकी जगह किसी और को रखना है तो आप रख सकते हैं अपनी मर्जी से। जितेंद्र जी कहते हैं, नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुमने चुना हो तो कुछ सोच समझ कर ही चुना होगा, इतना तो विश्वास है मुझे तुम पर। देव और मानसी का रूम। मानसी वहीं सोफे पर बैठी हुई थी और देव उसे घूर रहा था, तो मानसी चिढ़ते हुए बोले, इतनी देर से मुझे क्यों देख रहे हो, क्या मुझे कभी देखा नहीं है? देव गुस्से से बोलना है, एक तो तुम्हारा इतना है सब पति तुम्हारा सामने बैठा है, ऊपर से तुम उसे पर ध्यान देने की जगह अपने इस फोन में लगी हुई है। अब तो ये तुम्हारा फोन मुझे मेरा शौक लगता है, क्योंकि तुम अपने पति से ज्यादा इस फोन के साथ चिपकी रहती हो। मानसी गुस्से से कहती है, क्योंकि यह फोन तुमसे ज्यादा कीमती और विश्वास नायक है, क्योंकि यह फोन तुम्हारी तरह डाल बदलू नहीं है, जिसका पासवर्ड होता है वही खोल सकता है, यह नहीं कि तुम्हारी तरह तुम्हारे कोई भी तुम्हारे दिल में और जिंदगी में जगह बना सकता है। ये सुनते ही देव थोड़ा गिफ्ट के साथ बोलता है, मैं जानता हूं मैंने गलती करी है, तुम पर विश्वास ना कर कर उसे वक्त सिचुएशन ही ऐसी थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया उसे वक्त। मानसी गुस्से से कहती है, मुझे कुछ नहीं सुना, अगर आशी हमारी मदद नहीं करती तो तुम अभी उसे कोमल से शादी कर लेते, तब जब तुम्हें बाद में सच्चाई पता नहीं चलती तो तुम उसके साथ अपनी एक नई जिंदगी शुरू कर चुके होते ना। मैंने सही कहा ना गलत हूं? तो मेरी बातों का जवाब दो। अभी तुम कहते हो कि तुम प्यार करती हो, मगर उसे प्यार पर भरोसा नहीं किया, यही तुम्हारा प्यार है जो एक झूठ से टूट गया। आप मुझे इस बारे में कुछ बात नहीं करनी, तुम अंदर से मुझे बात करने की कोशिश मत कर देना। ये कहकर मानसी बाहर चली जाती है। मानसी के पीछे देव भी भर जाता है तो उसे सामने से आदर्श दिखता है, मानसी को गुस्से से ज्यादा देख देव की तरफ बढ़ जाता है। आदर्श देव के पास जाकर सीरियस टोन में कहता है, तुमने क्या किया मेरी बहन के साथ जो इतना उखड़ी हुई है तुमसे? देव कंफ्यूज होते हुए बोलते, तुम्हारी बहन को मैंने कब कुछ कमेंट? तो अपनी बीवी से अभी कमरे से बात करते हुए आया हूं, जो कि अभी गुस्सा होते हुए मुझे क्या क्या गई है कि मैं उससे बात करने की कोशिश ना करूं। आदर्श शक्ति के साथ कहता है, उसे भी मैं अपनी बहन ही मानता हूं, समझ में आई बात? और क्या किया है तुमने मानसी के साथ जो इतने गुस्से में है? देव मुंह बनाते हुए कहते हैं, तुम और ये तुम्हारी नहीं बनी बहन दोनों एक जैसे, गुस्सा हमेशा नाक पर रहता है। वो मुझसे नाराज है मेरे किया गए बर्ताव की वजह से, कि मैं उसके प्यार पर भरोसा ना करके उसे पर शक किया और इस वक्त उसे विश्वास नहीं किया और कोमल के साथ अपनी जिंदगी में भी आगे बढ़ जाता अगर मुझे आशी सच्चाई ना बताती तो। आदर्श देव की तरफ देखते हुए कहता है, तो उसमें गलती क्या कहा उसने? तुमने उसके प्यार पर भरोसा ना कर कर उसे हट किया है, उसके दिल को चोट पहुंचाई है, तो उसका ऐसा कहना गलत बात नहीं है। तो मैं उसकी फीलिंग को समझकर उसके लिए कुछ करना चाहिए, विश्वास दिलाना चाहिए कि जो भी किया वह एक गलती थी तुम्हारे लिए, मगर उसे यह विश्वास दिलाओ कि आगे से कभी भी उसे पर शक नहीं करोगे और ना ही उसका साथ किसी भी परिस्थिति में छोड़ोगे। हमेशा हर मुसीबत में उसकी दाल बना के रहोगे और कभी किसी को भी उसका हक नहीं दोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। देव आदर्श की तरफ मुस्कुराते हुए कहता है, थैंक्स मेरी मदद करने के लिए, और यह बात तुम पर भी लागू होती है। अपनी कोशिश जारी रखो जिससे आशी को भी विश्वास हो तुम उससे प्यार करते विश्वास करते हो, अपने विश्वास को टूटने मत देना ताकि वो जल्दी ही तुम्हारी जिंदगी में वापस से शामिल हो सके। वैसे तुम कहीं जा रहे हो क्या? हाँ कुछ दिनों के लिए बस बाहर जा रहा हूँ किसी मीटिंग के सिलसिले में, तब तक तुम यहाँ संभल लेना। श्री रघुवंशी ने जो प्रॉब्लम क्रिएट करी है, इतनी बड़ी मुसीबत में हम लोगों को फंसाया, उसका हाल धरने के लिए मुझे मुंबई जाना होगा, वहीं से कुछ हाल हो सकता है। और मुझे जहां तक पता है कि यहाँ पर तुम लोग हो ही, आशी के साथ ही रहना, उसे कोई जरूरत पड़ जाए तुम लोगों की तो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ पर सिद्धार्थ के साथ रहे। उसके मंसूर को के बारे में हम तीनों के अलावा कोई नहीं जानता, जिससे मैं नहीं चाहता आशी की जिंदगी पर खतरा आए।
देव कहता है मुस्कुराते हुए, तुम रिलैक्स होकर जाओ, यहाँ सब मैं संभाल लूंगा। वही कोई उनकी बातों को सुन रहा था, वो कोई और नहीं सिद्धार्थ तब किसी को फोन करते हुए कहता है, तुम्हारे पास इतना ही वक्त है, जब तक कि मिस्टर रघुवंशी बाहर है उतने ही वक्त में उसका काम तमाम हो जाना चाहिए और ऐसा दिखाना चाहिए कि जैसे कोई एक्सीडेंट है। ये कहकर सिद्धार्थ फोन कट कर देता है, मुस्कुराते हुए कहता है, तुम एक बार यहाँ से जो, फिर तुम्हारे सारे यहाँ आने के रास्ते बंद कर दूंगा, तुम्हारे वह रास्ते जो इस दुनिया में तुम्हें रहते हुए मेरी पत्नी तक पहुंचा सकते हैं। तुम्हें पता नहीं वो मेरे लिए क्या है, मैं उसके लिए किस हद तक जा सकता हूँ, किसी को भी उसके लिए इस दुनिया से मिटाने की ताकत रखता हूँ। अब तुम्हारी जिंदगी के दी और से ही मेरी जिंदगी की नई खुशियों का आरंभ होगा। मिस्टर आदर्श रघुवंशी, बहुत शौक है ना मेरी जिंदगी में मेरी खुशियों को जीने का, बहुत साल पहले तुमने यही किया था, लेकिन अब नहीं, अब मेरी बारी तुमसे सब कुछ छीन का। ऐसे ही 2 दिन भी जाते हैं, करवा चौथ का दिन आ जाता है और तैयारी में बिजी थी। रघुवंशी विला में आज सभी जगह जेल पहनती महलों में पूरी तरह से जया गया था और आसपास के बड़े बिजनेस मेनू के घरों में नहोता पहुंचा दिया गया था पार्टी के लिए। आज सभी कुछ, तो किसी का पहला करवा चौथ था, तो कोई अपने होने वाले हस्बैंड के लिए व्रत रख रहा था, तो किसी का दिल उदास था, किसी के चेहरे पर मायूसी थी। तभी वहां पर लता जी आए हैं, उन्हें देखकर कशिश जी रहती है, क्या हुआ बेटा, तुम आज इतनी मुरझाई हुई क्यों हो? हम जानते हैं कि आज फास्ट ना रखना की वजह से मुरझाई हुई हो, मगर तुम जानती हो कि तुम्हारी तबीयत से ज्यादा हमारे लिए कुछ मैंने नहीं। लता जी मुस्कुराते हुए कहती है, आप चिंता मत कीजिए, हम कोई फर्स्ट के वजह से मुझे भी नहीं, हम बस आदर्श की चिंता हो रही है, आज उसकी वजह से दिन बेचैन हो रहा है, सुबह से आज हमने उससे बात नहीं की है माँ। और वैसे भी आपको पंडित जी की बात तो याद है ना, उसकी जिंदगी में उसके तीसरे जन्मदिन पर आने से पहले उसके ऊपर मृत्यु का योग है। कोई ना कोई खतरा हमारे बच्चे पर आता रहता है, जिस वजह से मैं थोड़ी बेचैन हो रहा है मेरा दिल आज सुबह से। कशिश जी रहती है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, ऐसे मुरझाए हुए चेहरे लेकर आज त्योहार का दिन है, उदास होगी तो हर वक्त ऐसा ही लगा रहेगा, कोई ना कोई अनहोनी होने वाली है। लता जी मुस्कुराते हुए कहते, ठीक है मैं मदद कर देती हूँ बच्चों की, वैसे भी आज उनकी पहली करवा चौथ है ना। कहती है काशी जी, हाँ तो मदद कर दो, वैसे भी आज तो देविका की भी करवा चौथ है ना, पहले वो कह रही है कि नहीं पूजा के लिए, तो लता जी मुस्कुराते हुए कहती है, उसका फोन सुबह ही आ गया था, वह आने वाली है देवेंद्र के साथ। वहीं दूसरी तरफ मानसी अपने रूम में तैयार हो रही थी पूजा के लिए। वही देव उसके पास आते हुए बोलना है, मेरे लिए ही फास्ट रखा है लंबी उम्र के लिए और मुझे ही गुस्सा होकर, बेटी है मेरी बीवी, तुम तो मुझे नाराज होना तो फास्ट रखते की जरूरत नहीं थी, जब मुझे माफ नहीं कर देती तब तक के लिए तेरी बात निभाना की जरूरत नहीं है, और वैसे भी तुम तो नाराज हो, तुम्हें फर्क नहीं पाना चाहिए, अगर मुझे कुछ हो भी जाओ या मैं मर भी जाऊं। ये सुनते मानाशी गुस्से से उसे ढूंढ के देखी है और कहती है, देव प्लीज मुझे आज के दिन गुस्सा मत दिलाइए, मैं आपसे लड़ना नहीं चाहती हूँ, आपकी वजह से मैं नहीं चाहती आज मेरा मूड खराब हो, तो प्लीज मेरे सामने मत आइएगा आज। देव कहते हैं, ठीक है, तुम्हारे सामने आने से तुम्हारा मूड खराब होता है ना, तो अब मैं तुम्हारे सामने ही नहीं आऊंगा आज। ये कहकर देव कमरे से बाहर जाना जाता है। वही मानसी उसकी बातों को अपने दिल पर हाथ रखकर कहती है, मैंने ऐसा क्यों कहा, मुझे जीत से बेचैनी क्यों हो रही है। रॉयल मैंशन में नाशु इस वक्त तैयार हो रही थी, वही सिद्धार्थ उसके पास आते हुए कहता है, इतनी तैयार होकर कहाँ जाने का इरादा है, किसका कत्ल करने का इरादा है। तो ऐसी मुस्कुराते हुए कहती है, किसी का नहीं, और कत्ल करना होगा तो तुम्हारा ही करूंगी। सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए कहता है, कातिल अदा के साथ साथ में बातें भी करने लगी है मेरी बीवी। आशा मुस्कुराते हुए कहती है, अब बोलो तो जल्दी से, मुझे निकलना है पूजा के लिए। सिद्धार्थ कंफ्यूज होते हुए बोलते हैं, पूजा के लिए कहाँ जाना है, अब तुम्हें तो ऐसी रहती है, रघुवंशी मेंशन जाना है, दादी ने बुलाया है, तुम तो जानते हो ना मैं किसी की बात भी माना कर सकती हूँ, मगर उनकी नहीं, वह मेरे साथ बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, जो मैं उसे करने की, तो मैं उनकी बातों को माने ही कर, पैसे भी पूजा की बातें, और मैं अकेली नहीं कर पाऊंगी यहाँ, और मैं नहीं चाहती मेरी पूजा अधूरी या कोई भी विग्रह आए, इसलिए प्लीज मान मत करना। तो सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए कहता है, मैं मान करने वाला नहीं हूं, मैं तो सोच रहा था तुम्हें खुद वहां छोड़ दिया। आशी मन में सोती है, इसकी दिमाग में अफजल क्या रहा, यह वहां जाने के लिए इतना कुछ क्यों हो रहा है, जो भी हो मुझे आज इसे अपने साथ ही रखना होगा कुछ वक्त के लिए, जब तक पूजा ना हो जाए। मुझे ऐसा क्यों लगा रहा है जैसे ये कुछ मूड बड़ा करने वाले हैं। सिद्धार्थ आशी को हिलाते हुए कहता है, कहाँ खो गई, चलो जाना नहीं है। तो ऐसी मुस्कुराते हुए कहती है, तुम चलो नीचे, मैं अपना पास लेकर आती हूँ थोड़ी देर में। सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए अपनी गाड़ी की चाबी लेकर चला जाता है और कहता है कि जल्दी आना। सिद्धार्थ के जाने के बाद आज एक नंबर पर डायल करते हैं, तो दूसरी तरफ से एक रूम दरवाजा जाती है और कहती है, बोलो अब क्या काम है तुम्हें।
मुझे इतना पता करना है कि इस वक्त आदर्श और उसका परिवार का है, कोई बाहर तो नहीं है, और याद रख मुझे जल्द से जल्द आप ये करके पता लगा कर दीजिए, क्योंकि मुझे सिद्धार्थ के इरादे कुछ आज ठीक नहीं लगा रहे हैं। अमन रघुवंशी कहते हैं बाकी सबका तो पता नहीं, मगर हाथ आदर्श किसी काम से मुंबई गया है और आज शाम को ही आने वाला है। तुम चिंता मत करो, मैं अपने कुछ खास आदमियों के आदर्श की सेफ्टी के लिए लगा देता हूं, तो आज ही रहती है, बस उसे ध्यान रहे आदर्श की नजरों में कोई भी हमारा आदमी नहीं आना चाहिए। मैं नहीं चाहती आदर्श को कुछ भी पता चले कि मुझे अभी भी उसकी फिक्र है या मैं उसके ऊपर कोई नजर रख रही हूं, ना ये जाती हूं कि मेरी माफिया क्वीन होने का राज पता चल अभी। वहीं दूसरी तरफ आदर्श इस वक्त अपने एयरपोर्ट से निकालकर मसूरी के सुनसान गलियों से होते हुए कर आगे की तरफ बढ़ रही थी कि तभी रास्ते में उसे धीरे धीरे वक्त बिताने के साथ कुछ गाड़ियों से गिरती रहती है, जिसे देखकर आदर्श की वो आपस में जुड़ जाती है। CH86 आदर्श और देव की हुए मौत। फ्रेंड्स, कहानी पढ़ने के बाद अपने थॉट कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए और साथ में लिखे कमेंट शेयर करना ना भूलिए। वहीं अमन जी की बातों को सुनकर आशी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और कुछ नहीं रहती है, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। वहीं सिद्धार्थ जाकर ड्राइव कर रहा था, वो आशी को इतना गुस्से में देखकर बोलता है क्या हुआ जान, तुम इतने गुस्से में क्यों हो। आशी अपने आप को नॉर्मल करते हुए कहती है कुछ नहीं, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है। सिद्धार्थ कहता है अगर मेरी कोई मदद चाहिए तो बताओ तुम। आशी रहती है नहीं, मदद नहीं चाहिए, बस मुझे थोड़ी दूर पर ही उतार दो, मैं कुछ देर में खुद ही रघुवंशी मेंशन चली जाऊंगी, तुम वहां पहुंचे मैं अभी आ जाऊंगी। सिद्धार्थ नॉर्मली कहता है मैं तुम्हें वहां पर छोड़ देता हूं ना जहां तुम्हें जाना है। आशी कहते हैं ठीक है, थोड़ी दूर पर हॉस्पिटल चले वहां छोड़ दो, वहां पर मेरी फ्रेंड है, उसका एक्सीडेंट हुआ है, बस वही जाना है मुझे। सिद्धार्थ थोड़ा कंफ्यूज नजरों से आशी की तरफ देखकर बोतल, जहां तक मैं जानता हूं तुम्हारी तो सिर्फ 4 फ्रेंड है जो कि इस वक्त रघुवंशी मेंशन में होगी करवा चौथ की पार्टी के लिए। इतने दिन से मैं आया हूं, उन चारों के अलावा मैंने तुम्हारी कोई और दोस्त नहीं देखी। तो आशी कहती है हाँ सही कहा तुमने मेरी कोई और दोस्त नहीं देखी, क्योंकि उनके अलावा मेरी कोई दोस्त नहीं है। सिद्धार्थ कहता है अगर तुम्हारी कोई और दोस्त नहीं है तो क्या तुम हॉस्पिटल अपने लिए जा रही हो, क्या तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है तो मुझे बताओ, यह व्रत रखना की क्या जरूरत है अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी तो। आशी सिद्धार्थ की तरफ देखकर बोलती है रिलैक्स सिद्धार्थ, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, मेरी तबीयत ठीक है। तुम्हें याद है ना उसे दिन जब मैं तुम्हें देव भाई के फॉर्म हाउस पर बुलाया था, तब वहां पर एक लड़की आई थी। सिद्धार्थ याद करते हुए कहता है उसका नाम, हाउस का नाम क्या था सर, यही था ना। तो आशी मुस्कुराते हुए कहती हाँ यही नाम था उसका, वो उसे वक्त आई थी ना, वही, इसी का एक्सीडेंट हुआ है, वो इस वक्त हॉस्पिटल में है, इसलिए मुझे उसके पास जाना होगा। वो एक और प्लीज गर्ल है ना, इसलिए उसका इस दुनिया में मेरे सिवा कोई नहीं है। सिद्धार्थ कहता है ठीक है, मैं तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ देता हूँ, उसके बाद मुझे भी कहीं जाना है, अगर तुम अभी नहीं जा रही रघुवंशी मेंशन में तो मैं तुम्हें अपने साथ ही लेकर जाऊंगा हॉस्पिटल में, तो मुझे मैसेज कर देना जब तुम्हें जाना हो। ये सुनते ही आज ही अपने ख्यालों में खो जाती है और कुछ सोचते हुए कहते वैसे तुम्हें कहाँ जाना है इस वक्त। सिद्धार्थ कहता है मेरी अजय के इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, मगर तुम्हारे व्रत के लिए मैंने वो कैंसिल कर दी थी, मगर अब तुम थोड़ी देर के लिए अपनी फ्रेंड से मिलने जा रहे हो, इतनी देर में वो मीटिंग कंप्लीट कर लूंगा मैं। आशी मुस्कुराते हुए कहती है ठीक है। सिद्धार्थ आशी को हॉस्पिटल छोड़ने के बाद किसी को फोन करते हुए कहता है अपनी मैं के ऊपर जरा नजर रखना, उनके पास कोई भी बाहर का या कोई भी खतरा नहीं आना चाहिए, वरना तुम लोगों की खैर नहीं। ये कहकर सिद्धार्थ फोन करता आए है, तभी उसके खास आदमी का कॉल आता है, जिसे देखकर वो स्माइल करने लगता है और फोन उठाते हुए बोलना है अगर अच्छी खबर हो तभी अपना मुंह खोल, वरना बुरी हुई तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। दूसरी तरफ से वो आदमी कहता है सर अच्छी खबर है, आदर्श रघुवंशी अब इस दुनिया में नहीं रहे, हमने उन्हें गोलियों से मारकर खाई में उनके गाड़ी के साथ एकल दिया है। ये सुनते ही सिद्धार्थ चोरों से हंसते हुए कहता है ये हुई ना बात, तुमने इसका इनाम मिलेगा, वह भी बहुत जल्द। माही आशी हॉस्पिटल के अंदर जा रही होती, उसे पता होता है कि सिद्धार्थ के बर्थडे कार्ड उसके पीछे है, तो इसलिए वो नॉर्मल होते हुए एक वोट के अंदर जाती है जहां सारा एडमिट थी। वहीं पर आशी आया है और कहती है कैसी हो तुम, कैसे हुआ ये सब, ये कहते हो तीसरी नजरों से गेट की तरफ इशारा करती थी, जिसे समझा के सरा कहते कुछ नहीं, बस छोटा सा एक एक्सीडेंट हुआ था, क्या तुम मुझे थोड़ा वॉशरूम में जाने में हेल्प करोगे, वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले नर्स को किसी काम से बाहर भेजो। ये सुनते आशु रहती क्यों नहीं वही है, सुनते ही सर अपना हाथ आशी की तरफ बढ़ा देती है, जिसे पकड़कर आशी उससे ध्यान से बाथरूम की ओर ले जाती है। सर की तरफ देखकर एकदम सीरियस टोन में रहती है, जो मैंने तुम्हें लाने को बोला था वो तैयार है, तो सारा आशी की बातों का जवाब देते हुए कहती हाँ वो उधर पॉलीथीन में रखा है सब। सर रहती वैसे मारना पड़ेगा तुम्हारे दिमाग को, तुम्हें कैसे पता था आज ये दिन आने वाला है, तभी तो तुमने अपना एक मास्क तैयार करवा लिया था। आशी मुस्कुराते हुए कहती है जब दुश्मन ही इतना ज्यादा चालाक हो तो उसे 2 कदम आगे रहना चाहिए।
आशी अपने सारे ज्वेलरी उतार के सर को देती है और कहती है जल्दी से तुम ये पहन लो और मेरा मास्क पहनकर जल्दी से बाहर जाओ और जो गार्डन है उनसे कहो तुम्हें अभी के अभी कुछ देर के लिए मंदिर जाना है प्ले करने के लिए, वो तुम्हें ले जाएंगे को बिना कुछ कहे। सर थोड़ा कंफ्यूज होते हुए बोलते मगर मैं मंदिर क्यों जाऊं, तुम्हें पता है मुझे इन सब में कोई भरोसा नहीं। आशिक होते हुए कहती है मैं तुम्हें वहां पर सच में प्रार्थना करने के लिए नहीं भेज रही, बस तुम्हें थोड़ा सा एक्टिंग करनी है जिसमें तुम बहुत माहिर हो। सर थोड़ा सा डरते हुए कहती है अगर उसे साइको को पता चल गया कि तुम्हारी जगह मैं हूं तो वह तो वही मुझे ऊपर पहुंचा देगा उसी घर भगवान के मंदिर में। आशी मुस्कुराते हुए कहती है वो कुछ नहीं कर पाएगा, इस वक्त वह अपने किसी काम की वजह से गया हुआ है और जहां तक मैं जानती हूं वह कहाँ है, तो इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं, भले ही उसके बॉडीगार्ड तुम पर नजर रखेंगे। यहां तक कि सिद्धार्थ परमिशन भी ले सकते हैं तुम्हें जाने के लिए, तो तुम्हें अपनी आवाज को बदलना है जिसमें तुम माहिर हो। सारा कहता ठीक है, ये कहकर वो आशिकी के मास्क को पहन लेती है और साथ में उसके ज्वेलरी मंगलसूत्र पहन लेती है। बॉडीगार्ड का हेड आशी को बाहर निकलता हुआ देखकर कहता है क्या हुआ, मैं आपको कुछ चाहिए, तो आशी वीर किसी हिचकी चाट के रहती है मुझे मंदिर जाना है। बॉडीगार्ड का हेड थोड़े एडम और आधार के साथ कहता है मैं कर ने आपको कहीं जाने से माना किया है, तो आशिक रहती है मुझे मंदिर जाना है, तुम्हें समझ में नहीं आती। हद आशी से कहता है ठीक है मैं एक बार सर से पूछ लेता हूं, तो आशी अपना सर हिला देती है। वही सिद्धार्थ जो ड्राइव कर रहा था उसके पास बॉडीगार्ड को कॉल आता है, तो वो जल्दी से अपने कॉल को कनेक्ट करता है और कहते क्या हुआ तुमने मुझे इतनी जल्दी कॉल किया, तुम्हारी मैं तो ठीक है ना। बॉडीगार्ड नॉर्मल टोन में कहता है सर मैं तो ठीक है मगर वो मंदिर जाने की बहुत जिद कर रही है, हमें क्या करना है। सिद्धार्थ करता है उसे जहां जाना है जाने दो, मगर उसे पर नजर रखना कि कोई और ना जाए मंदिर के अलावा, वरना तुम्हारी खैर नहीं। वही सिद्धार्थ से बात करने के बाद बॉडीगार्ड का हेड अर्शी के पास आकर कहता है सर ने परमिशन दे दिए, चलिए मैं आज, ये देखकर मुस्कुरा देती है और आगे की तरफ चलने लगता। भाई सारा के भेष में आशी थी, वह निकाल के दूसरी तरफ से पीछे गार्डन निकाल जाती है और वहां से कारों की कतार में से एक कार में जाकर बैठकर रहती है जल्दी से चलो उसे जगह पर, थोड़ी देर में हूँ सारी करो जगह पहुंच जाती है सुनसान इलाके में, जो जगह पर आदर्श के ऊपर हमला हुआ, तो थोड़ी दूर जाने पर उन्हें वहां पर बहुत ज्यादा आँच के गले दिखते हैं, गाड़ियां के फटे दिखते हैं। ये देखकर आशी के दिल में घबराहट पैदा होने लगती है। कुछ देर में आदर्श की गाड़ी के पास, जो कि आधा उसे पहाड़ी के नीचे तेरा आधा ऊपर, उसके पास जाकर आदर्श को आवाज देने लगती है। वही आदर्श का कोई भी नामो निशान न मिटा देखकर आशी घुटनों के बाल बटकर रोने लगती है। तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। वही आशीष जल्दी से पीछे देखी है तो वहां पर जितेंद्र जी, देवेंद्र जी और अमन रघुवंशी थे। उनके साथ आयुष भी आया हुआ था। वही आशी का दिल आदर्श के कोने के डर से ये भी भूल जाता है कि वह जितेंद्र जी से गुस्सा और नफरत करने लगी थी। वह जल्दी से उनके सीने से लगकर रहती है। पापा आदर्श, आदर्श को कुछ नहीं होगा ना, सब का रहे हैं, वो इस खाई से नीचे गिर गया है। जितेंद्र जी आशिकी बालों को सहलाते हुए कहते हैं चिंता मत करो, अभी आदर्श की बॉडी नहीं मिली है, तुम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती, इतना सब कुछ किया है अपने प्यार के लिए, तो क्या इतनी जल्दी हार मान जाओगे। कुछ बातों को सुनकर आशी यह सुनकर जल्दी सी रहती है, आप सही कहा रहे हो, आदर्श को कुछ नहीं हो सकता, वो इतनी जल्दी मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, अभी तो उसे अपने किए की सजा भी भगत नहीं है ना। देवेंद्र जी मुस्कुराते हुए कहते हैं यही हुई ना मेरी स्ट्रांग आशी वाली बात, इतनी जल्दी जो हार नहीं मानती। आशी अपने सामने खड़ी घाट की टोली आर्मी ऑफिसर के लोगों को कहती है जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मुझे आदर्श रघुवंशी की खबर चाहिए, वरना तुम सब जानते हो अगली बार मैं तुम्हें कोई आदेश नहीं दूंगी, ना कोई मिशन, बल्कि कोई भी मिशन ना पूरा करने की सजा। तुम लोग अच्छे से जानते हो मैं क्या और क्या दे सकती हूँ, कैसे सजा तुम लोगों के लिए तैयार कर सकती हूँ। मेरी बहन को मत भूलना, इसलिए जैसा हो जल्दी हो, मुझे उनकी खबर किसी भी हालत में चाहिए, चाहे रात हो दिन हो, कुछ भी करना पड़े। वहीं दूसरी तरफ मानसी, जो कि पूजा के लिए छत पर आए हुए थे सभी औरतों के साथ, वह अपनी नजरों को चारों तरफ दौड़ते हुए देव को ढूंढ रही थी। जब इस देव नहीं मिलता तो वह खुद से कहती है जरा सा कुछ बोल दो, गुस्सा होकर बैठ जाते हैं, पता नहीं कहाँ चले गए, दिखे भी नहीं रहा है। तभी उसे अपने पास प्रेम दिखता है तो वो उसे पूछता है कि प्रेम देवराजी, आपने अपने भाई को दिखा है, मुझे यहाँ नहीं दिखे रहे, पता नहीं कहाँ चली गए हैं। प्रेम परेशान होते हुए बोलता है भाभी मैं भी भाई का कॉल ट्राई कर रहा हूँ, उनका कॉल नहीं लगा रहा है, किसी मीटिंग कैसे सिले में गुस्से में निकले थे, मगर अभी तक वो वहां नहीं पहुंचे। मैंने उन्हें कहा बीता के उनकी जगह में चला जाता हूँ मीटिंग में, मगर उन्होंने गुस्से से माना कर दिया, कहा कि कोई जरूरत नहीं है। मैंने उन्हें कहा भी कि आज आपका फर्स्ट करवा चौथ है तो आपको यहाँ रहना चाहिए भाभी के साथ, फिर भी वह नहीं मानी और शायद गुस्सा में उन्होंने ये कहा था कि आपका व्रत से कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें, क्योंकि आपके फर्क की नहीं पड़ता उनके रहने से। मानसी प्रेम की तरफ देखकर कहती है प्लीज आपको एक बार कॉल करके देखिए ना, मुझे बहुत ज्यादा आप बेचैनी हो रही है, पता नहीं क्यों।
प्रेम कहता है कि भाभी आप चिंता मत कीजिए, मैं एक बार कोशिश करके देखता हूँ, शायद इस बार भाई को कॉल लगा जाए। इससे क्या आप दोनों के बीच में कुछ झगड़ा हुआ, ये कोई परेशानी है, आप मुझे बता सकती है अपने छोटे भाई समझ के। ये सुनकर मानसी प्रेम की तरफ देखकर उसे सारी बात बताने लगते हैं जो उसने देव को गई थी। प्रेम सारी बात सुनने के बाद एक गहरी सांस छोड़ के मानसी की तरफ देखकर बोलना है, आप एक बार भाई की जगह खुद को रखकर देखिए, मैं नहीं कहता कि आप भी गलत हो, अगर यह भी तो सोच लीजिए जैसे हालात उसे वक्त भाई की थी, अगर उसे जगह आप होती तो आप कैसा रिएक्ट करती। ये सुनते ही अब मानसी को अपनी गर्ल्स का एहसास होता है। वो कहती है शायद तुम सही कहा रहे हो, मैंने कुछ ज्यादा ही गलत कर दिया उनके साथ, मुझे आज ऐसा नहीं कहना चाहिए था, उन्हें अपनी गलती का एहसास था, मैं यह नहीं कहा रही कि उन्होंने जो किया वो गलत नहीं था, मगर मुझे उनकी हालात को समझना चाहिए था कि उन पर क्या बीपी होगी। मुझे किसी और के साथ देखकर जब मुझे कोमल के साथ उन्हें देखना पड़ता था तो मुझे कैसा लगता था, वह भी जबकि मैं जानती हूँ कि वह कोई भी रिश्ता दिल से निभाते हैं, चाहे वो पैसा गुस्से से ही क्यों ना लिया हो। प्रेम कहता है अब आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं कहीं से भी भाई को ढूंढ ले आऊंगा। तभी तेजेश्वर जी का फोन बजता है तो वो फोन उठाते हुए कहते हैं हाँ बोलो, क्यों मेरे फोन पर फोन किया। तभी कुछ कहा जाता है, उसे तरफ से उनके हाथों से फोन छूट के नीचे गिर जाता है। उनका ऐसा रिएक्शन देखकर आनंदित जी घबराती हुई उनके पास आती है और कहती है क्या हुआ आपको, अपने फोन क्यों छोड़कर, किसका फोन था, जल्दी बताइए, मेरा मन घबरा रहा है। तेजस्वी जी लड़का रहती है आवाज नहीं, कुछ बोलते की कोशिश करते हैं मगर उनके मुंह से कुछ नहीं निकाल रहा होता। मैं उनकी ऐसी हालत देखकर प्रेम उनकी तरफ आता है और उनके कंधों को पकड़ के कहता है दादाजी क्या हुआ है, साफ साफ बताइए। तेजस्वर जी अपने होश में आते हुए प्रेम की तरफ देखकर कहते हैं मैनेजर का कॉल था, उन्होंने अभी बताया कि पता नहीं कैसे फैक्ट्री में शॉर्टकट सर्किट की वजह से आ गई जिसमें कुछ कमी जल चुके हैं, जिसकी वजह से देव को फोन करके वहां बुलाया गया था, उसमें एक बच्चा भी था, उसको बचाने के लिए देव अंदर गया और फिर वहां पर ब्लास्ट हो चुका है और देव अभी तक नहीं मिल रहा। किसकी थी साजिश फैक्ट्री में आग लगाने की, क्या सच में देव उसे साजिश का शिकार हो गया है और क्या हो गया है देव का अंत, आखिर कहाँ है आदर्श, क्या सच में उसे सिद्धार्थ ने मार दिया है, क्या आशी ढूंढ पाएगी आदर्श को, और कहाँ गया है सिद्धार्थ, किस काम से गया है, सीधा क्या था जरूरी काम आशीष से भी ज्यादा। क्या होगा मानसिक का रिएक्शन देव की खबर जानकर, किया क्या रह जाएगी इनकी कहानी अधूरी। CH87 सिद्धार्थ का बदला, मानसी का इमोशनल होना और देव की केयर। तेजेश्वर जी की बातों को सुनकर प्रेम गुस्से से कहता है उन लोगों ने भाई को रोका क्यों नहीं, अगर बच्चे अंदर था तो फायर फाइटर को क्यों नहीं बुलाया, खुद भाई को अंदर जाने की क्या जरूरत थी, अगर उनको कुछ हो गया तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अभी पीछे से थल के गिरने की आवाज आती है तो पीछे सब मुड़कर देखते हैं, जो मानसी आंखों में आंसू लिए प्रेम को देख रही थी। प्रेम मानसी को पीछे देखकर एक गहरी सांस लेता है, आंख बंद कर फिर से आंख खोलकर मानसी के पास जाता है, उसको गले लगाते हुए कहते हैं आप चिंता मत कीजिए, मैं भाई को कुछ नहीं होने दूंगा, उन्हें सही सलामत वापस लाऊंगा, और अगर आप ही हिम्मत हार गई तो हम सबको कौन संभालेगा, दादी की हालत देखी ठीक नहीं लगा रही है। मानसी एक बार आनंदित जी की तरफ देखकर अपनी आंखों में बह रहे आंसू को किसी तरह कंट्रोल करती है, फिर प्रेम की तरफ देखकर धीरे से आवाज में बोलते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ फैक्ट्री चलूंगी, प्लीज प्रेम माना मत करना, मैं यहाँ रहूंगी तो मेरा मन बिल्कुल नहीं लगेगा, मेरा मन वैसे ही बहुत ज्यादा बेचैन हो रहा है। प्रेम मानसी की तरफ देखकर प्यार से बोलना है नहीं भाभी आप हमारे साथ नहीं जा सकती, आपकी हालत ठीक नहीं है, अगर वहां पर आप गए तो हम आपको संभालेंगे या भाई को ढूंढेंगे, अभी वहां का माल ठीक नहीं है, आप यहाँ रहकर दादी को संभालिए। मानसी जिद करते हुए कहती नहीं मुझे तुम्हारे साथ जाना है, तुम समझ क्यों नहीं रहे देव, मुझे गुस्सा होकर गए हैं तो उन्हें मना कर लाना मेरा काम है, मैं जानती हूँ वह ऐसे नहीं आएंगे जब तक मैं उनके पास नहीं जाऊंगी। प्रेम इसके आगे कुछ कहता तभी वहां पर पूजा और मीरा आते हुए कहती है प्रेम तुम मानसी को अपने साथ ले जाओ, यहाँ की चिंता मत करो, दादी का ख्याल हम रख लेंगे और बाकी सबका भी। प्रेम ये सुनकर एक गहरी सांस लेकर बोलना ठीक है, अगर कुछ पता चले यहाँ पर यह कुछ भी गड़बड़ हो तो मुझे फोन करना, क्योंकि अभी घर पर कोई नहीं है, तुम सब घर से बाहर नहीं जाओगे, आदर्श भाई भी मीटिंग के लिए बाहर गए हैं और आयुष भाई भी अभी थोड़ी देर पहले ही कहीं चले गए हैं, तो मेंशन से बिल्कुल भी कोई बाहर नहीं निकलना चाहिए, लगता है कोई हमारा दुश्मन हम पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। मैं नहीं चाहता यहाँ से तुम लोग कहीं जाओ और तुम लोगों की जान खतरे में पड़ जाए। ये कहकर प्रेम मानसी के साथ तेजेश्वर जी किशोर जी फैक्ट्री के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि इस वक्त घर पर उन चारों के अलावा कोई नहीं था। फैक्ट्री में गोदाम में पूरी तरफ आग फैली हुई थी, कहीं पर से भी कुछ साफ नहीं दिखे रहा था, सिर्फ आग के गुब्बारे से कलाए धुआं निकल रहा था जो कि लोगों को सांस लेने में भी प्रॉब्लम दे रहा था। वहां के आसपास लोगों को सब दूर रहने को कर रहे थे, क्योंकि आग की इतनी ज्यादा ऊंची हो रही थी कि इसी को भी भस्म करने को तैयार थी जलाकर।
वही इसी के आंख के दूसरी तरफ एक बड़ी सी बिल्डिंग पर कोई उसे चलती हुई फैक्ट्री को देखकर कहता है कि यह तो बस शुरुआत है तुम लोगों के अंत की। कहानी यहीं खत्म नहीं होगी, अभी यह कहानी शुरू हुई है, क्योंकि तुम लोगों ने मेरी जान को मुझे दूर किया था और उसकी वजह क्या थी, यह पैसा और पावर, तो अब मैं तुमसे यही दूर कर दूंगा, रघुवंशी और अग्रवाल फैमिली। वो आदमी जो ऊपर खड़ा होकर पूरे ब्लैक कलर के टोपी हुडी स्कार्फ कोट ओवर कलर के टोपी हुडी स्कार्फ कोट ओवर पेंट से ब्लैक शूट से कवार था। उसके पास एक फोन आता है, वो उसे फोन को थोड़ी देर बचाने देता है, फिर अपनी जेब में से फोन निकालकर कहता है, हाँ बोलो, हुई बात, कब मिल सकता हूँ मैं उन्हें। दूसरी तरफ से आदमी बोलता है, बस आप उनसे कुछ ही देर में मिल सकते हैं, हमने परमिशन ले ली है। वो आदमी बहुत है, ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, उन्हें पहले ही बता देना, मुझे वहां पर कोई भी पंगा नहीं चाहिए, बना अंजाम उनके लिए अच्छा नहीं होगा। ये कहकर वो फोन कट देता है और उसे जल्दी फैक्ट्री को देखकर वापस से अपनी कार की तरफ चला जाता है। उसमें बैठे ही ड्राइवर को एक एड्रेस बताते हैं, वहां चलने को कहता है। वहीं मानसी के साथ बाकी सब भी कुछ ही देर में फैक्ट्री के पास पहुंच जाते हैं। वहीं जैसे ही प्रेम और बाकी सब फैक्ट्री को इस तरह जलते देखा है तो उनकी आंखें हल्की सी नाम हो जाती है, क्योंकि बहुत मेहनत से शुरुआत में उन्होंने इस फैक्ट्री को कड़ी की थी। इसी की निव से अग्रवाल कॉरपोरेशन शुरू हुआ था। थोड़ी देर में ही मैनेजर के द्वारा बुलाई गई फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ जाती है और जल्दी से आग को बुझाने का काम शुरू कर देती है। वही मानसी आगे जाकर फैक्ट्री में देखने की कोशिश करती है कि कहानी से उसे देव मिल जाए, एक आस लगी होती है कि देव को कुछ नहीं हुआ है। फायर टिकट जल्दी से आज बुझा देते हैं और अंदर जाकर सभी वर्कर और बाकी जितने भी लोग थे जो आज में थोड़ी बहुत ज्यादा झुला गए तो उन्हें बाहर लेकर आते हैं, क्योंकि उन्हें ज्यादा चोट नहीं लगी थी। अंदर पहुंचने के बाद देव ने उन्हें पानी टैंक के पास छोड़ दिया था, जहां से पानी की धार चल रही थी जो आपको ज्यादा बढ़ाने नहीं दे रही थी उसे तरफ। तेजेश्वर जी अपने एक खास पुराने वफादार से पूछते हैं, जो अंदर से अभी थोड़ा से घायल अवस्था में आ रहे थे। उनकी उम्र कम से कम 60 साल की लगा रही थी, वह थोड़े बुढ़े थे, फिर भी इस उम्र में इतनी मेहनत का काम कर रहे थे अपनी रोजी रोटी के लिए। तेजेश्वर जी राम के पास जाते हुए उसे पूछते हैं, देव कहाँ है? दे तो तुम लोगों को अंदर बचाने गया था ना। ये सुनते ही राम जी की आंखें नम हो जाती हैं। वो कहते हैं, साहब में बचाने के चक्कर में वो बहुत ही ज्यादा अंदर चले गए, बाकी वर्कर को बचाने के लिए वहां पर रखे सिलेंडर जो कि रखे थे हमने ऑक्सीजन, वो फट चुके हैं आंख की चपेट में आके। और देव बाबू भी इसी तरफ गए थे, बाकी वर्कर को बचाने, हमें लगता नहीं है वो उसे आज से बच पाए होंगे। तेजेश्वर जी सुनकर रामू का कॉलर पढ़ते हुए कहते हैं, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? बोल सकते हो हमारे पोते के बारे में? तुम हमारा ही नमक खाते हो और हमारे पोते के बारे में ऐसा है बोल रहे हो? राम जी बोलते हैं कि हाँ, हम आपसे ये बोल रहे हैं, हमने ये कहा है शायद हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं ना, पिछली बार जब वहां पर ऐसे ही ब्लास्ट हुआ था तो किसी का बचपन नामुमकिन था, मगर इस बार तो फिर भी इतनी वर्कर बच गए सिर्फ आपके पोते की वजह से, तो हम यही दुआ करेंगे वो ठीक हो। वही यह सब सुनने के बाद तेजेश्वर जी का बीपी हाई होने लगता है, उन्हें धीरे धीरे चक्कर आने लगते हैं। वो बेहोश होकर जैसे ही गिरने को होते हैं, उनके साथ में खड़े किशोर जी उन्हें संभाल लेते हैं। तभी प्रेम आता है और दादाजी दादाजी करके तेजेश्वर जी को उठाने लगता है। मैनेजर को आवाज देकर प्रेम कहता है, जल्दी से डॉक्टर की टीम को इन्हें चेक करने के लिए बोलो। तेजेश्वर जी को डॉक्टर की टीम एक कैंप दे जाती है जो उन्होंने वहां पर घायल मरीजों को ट्रीट करने के लिए यहीं पर बना दिया था, थोड़ी ही दूरी पर। वही मानसी से रहा नहीं जाता, वो जल्दी से फैक्ट्री के अंदर चली जाती है। वही प्रेम मानसी को अंदर जाता हुआ देख चिल्लाता है, मानसी भाभी रुक जाए, अंदर जानना खतरा खाली नहीं, आज अभी भी है। प्रेम किशोर जी की तरफ देखकर कहता है, आप दादाजी के पास जाएं, मैं भाभी और भाई को लेकर आता हूं। पता नहीं भाभी अंदर जाए के खुद को चोट ना पहुंचा लिया, भाई को ये पता चला तो वो मेरे को छोड़ेंगे नहीं, मुझे अभी भाभी की चिंता हो रही है। ये कहकर प्रेम अंदर चला जाता है। वही मानसी अंदर जाती है, एक कोने की तरफ मूर्ति है जहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर रखा रहता था, उसे वो पता था कहां रखना है, क्योंकि वो कई बार यहां आ चुकी थी अपने दादाजी के साथ, भले ही काम से वो बात ना करते हो मगर उन्हें लेकर आते थे। मानसी देव को आवाज लगते ही रहती है और कहती है, देव प्लीज सामने आ जाओ, ऐसे मजाक मत करो, मैं सॉरी बोल रही हूँ, आगे से ऐसा कुछ नहीं बोलूंगी प्लीज, मैं तुमसे नाराज भी नहीं हूँ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, मैं तुमसे अब कभी भी लड़ाई नहीं करूंगी, ना तुम्हें खुद से प्यार करने से रोकूंगी, प्लीज ए जाओ, जैसे तुम बोलोगे जैसे तुम चाहोगे वैसा ही करूंगी, हर बात तुम्हारी मानूंगी। तभी वहां पर प्रेम ए जाता है और मानसी को देखकर कहता है, मैंने आपसे कहा था ना आप अंदर नहीं जाएगी, इसलिए मैं आपको लाना नहीं चाहता। चलिए भाई देखिए आप कैसे फेल रही है, अगर आपको कुछ हो गया तो भाई का क्या होगा? भाई को कुछ नहीं हुआ होगा, आप चलिए बाहर। मानसी रहती है, अगर देव को कुछ हो गया तो मेरे जीने का वैसे भी फायदा नहीं है ना प्रेम, इससे अच्छा है मैं देव को ढूंढकर उसे सही सलामत भर लिया हूं।
अब इस बार प्रेम गुस्से से थोड़ा मानसी से कहता है, आपके ऐसे करने से प्रेम भाई मिलेंगे नहीं बल्कि लोगों को कम और पड़ेगा, आपकी जान भी खतरे में पड़ेगी और फिर मुझे भी आपको केयर के लिए हर रहना पड़ेगा। आप चाहती हैं कि मैं आपकी केयर की वजह से भाई को छोड़ दूं अगर वो किसी मुसीबत में हुए तो। ये सुनते ही मानसी रोटी हुए प्रेम के साथ रहती नहीं। ये सुनते ही प्रेम कहता है, चलिए अब आप। तभी मानसी को किसी आदमी की आवाज आती है जो एक बुजुर्ग आदमी को कह रहा था, आप आराम से चलिए, इतनी जल्दी चलने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना आपको यहां से निकलना के लिए सभी को। यह आवाज सुनते ही मानसी के मुंह से एक ही शब्द निकलता है, देव। और पीछे घूमकर वह उसे आदमी को देखकर जल्दी उसके पास भागकर जाती है। वही वह आदमी कुछ समझ पाता तभी उसके गले से एक लड़की आकर काश के गले लगा लेती है। वही है, कोई और नहीं देवता। और देव बिना कोई इमोशन के सामने गले लगी हुई मानसी को देखा है और उसको खुद से दूर करते हुए थोड़ी रिंगटोन में कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो मानसी वैसे ही रोटी हुए कहती है, मुझे आपकी फिक्र हो रही थी इसलिए मैं आपको देखने, आपको क्या जरूरत थी आज में आने की। देव कहता है, जरूरत थी क्योंकि यह लोग मेरे लिए काम करते, उनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी मेरी है और तुम्हें आने की जरूरत नहीं थी। वही देव प्रेम को देखकर कहता है, और तुम इसे यहाँ आने कैसे दिया, तुम्हें तो मैं घर जाकर बताऊंगा, पहले इन सबको यहां से निकालिए। सुनते ही प्रेम सारे आदमियों को साथ वह बुजुर्ग आदमी को सारा देखकर बाहर की तरफ ले जाता है। मानसी देव की तरफ देखकर फिक्र परी आवाज में रहती है, आप ठीक हो ना देव। तो देव कहता है, क्या मुझे क्या होगा, अगर कुछ हो जाता तो बात ले तो अच्छा उतरना, तुम्हारे सर से मुसीबत दूर हो जाती, वैसे भी तुम्हें तो मुझे नफरत है ना, अगर मुझे कुछ हो जाता है यह मार। ये सुनते हिमांशी अपना हाथ देव के होठों पर रखकर रहती है, कमर दर्द, जो आपने आइंदा से अपने मुंह से ऐसे शब्द निकाले तो मुझे बुरा कोई नहीं होगा। आपको कितनी चोट लगी है, चलिए डॉक्टर के पास के कहकर मानसी देश को कैंप की तरफ ले जाती है। डॉक्टर को बोलकर देव का चेकअप करती है तो डॉक्टर एक इंजेक्शन देते हैं और कुछ पति बात कर दे के पास से चले जाते हैं। मानसी उसके पास आकर बैठ जाती है और उसके हाथ को पकड़ लेती है तो एक झटके में देव मानसी का हाथ खुद के हाथ से हटा देता है। देव कहता है, ये झूठे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ना ही झूठा दिखावा। मानसी कुछ खाने ही वाली होती है कि तभी उसे चक्कर आने लगता है और वह जैसे ही उसे टेबल से गिरने को होती है, देव उसे जल्दी सी खींच के अपने ऊपर लेटा लेता है। देव जल्दी सीमा रखे गिलास का पानी उठाकर मानसी के चेहरे पर डालता है तो मानसी धीरे से होश आने लगती है। देव मानसी को उड़ाते हुए कहते हैं, मैंने कहा था ना व्रत तोड़ लेना, फिर क्यों नहीं तोड़ा। माँ से कुछ नहीं रहती और बाहर निकाले हैं। चंदा को देखकर अपनी लाल चुन्नी को चंदा को देखते हैं और उसकी चंदा को देखने के बाद अपने पति यानी देव को देखते हैं। मानसी देव का देखने के बाद जैसे ही चुन्नी नीचे कर देव को देखते हो तो देव समझ जाता है वह क्या कहा रही है और वह पानी का गिलास उठाकर उसके मुंह के पास लगा देता है तो मानसी वो पानी पी लेती है। देव मानसी की तरफ देखकर कहता है, तुम्हारे व्रत रखना की वजह से देखो आज मैं बच गया, अगर तुम यह व्रत तोड़ लेती तो शायद मैं भी आज बचता नहीं और तुम्हारी दुश्मनी भी मेरे साथ ही खत्म हो जाती। अब मानसी को देव की फालतू की बातों से गुस्सा आने लगा था। वह घूमते हुए गुस्से से देव को देखते हैं। देव कुछ कहता उससे पहले ही मानसी अपने होठों को देखकर होठों पर रखकर गुस्से से उसके होठों को काटने लगते, जैसे देव की बातों उसे पसंद नहीं आए और उसकी सजा मानसी उसे दे रही हो। देव उसे दूर करने के लिए होता है कि मानसी की पकड़ उसकी गर्दन पर काश जाती है। देश समझ जाता है कि मानसिक गुस्सा है और अपना गुस्सा निकाल रही है, इसलिए देव भी मानसी के बालों को सहलाने लगता है और साथ में किस पैक करने लगता है। भाई एक ब्लैक लग्जरियस गाड़ी में से एक आदमी निकालकर सामने बड़ी सी बिल्डिंग को देखकर उसके अंदर जाता है। उसके साथ में खड़े ऑफिसर उसे सैल्यूटते हैं और उसे एक रास्ते की तरफ ले जाते हैं। वह रास्ता एक बेसमेंट की जगह पर होती है। वहां जाते ही वह आदमी कहता है, कैसे हो दादा, कैसा लगा रहा है यहाँ रहकर। वह आदमी जैसे ही पेलता है तो उसका चेहरा दिखता है, वो और कोई नहीं अखिलेश रघुवंशी होते हैं। वही वो आदमी सामने खड़े लड़के को देखकर गुस्से से कहता है, अच्छा हुआ तुम्हारे साथ, वरना मैं ही तुम्हें मार देता। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे यहाँ मिलने आने की। आखिर कौन था जिसे अखिलेश जी इतने गुस्से से बात कर रहे थे, कौन आया था उनसे मिलने आखिर। क्या अब देव और मानसी की नाराजगी दूर हो जाएगी। क्या होगा जब पता चलेगा आदर्श के बारे में सभी को। CH89 सिद्धार्थ का अतीत का सच, आदर्श जिंदा है, जितेंद्र कामना की शादी। इस वक्त अखिलेश जी के सामने और कोई नहीं था, उसका बेटा था और वो कोई और नहीं सिद्धार्थ था। को देखकर अखिलेश जी गुस्से से कहते, सही कहा था, हमने हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो और आज तुमने ये देखा ही दिया कि तुम हमारी जिंदगी की सच में एक बड़ी गलती हो। सिद्धार्थ हंसते हुए कहता है, पहले तो अपनी टोन को सुधार लीजिए क्योंकि इस वक्त आपका इस तरह से बात करना आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। सिद्धार्थ कहता, और यह गलती की बात तो सही कही आपने, आप मुझे गलती मानते थे इसलिए मैंने आपको यह सही साबित करने के लिए ही किया है क्योंकि आप ही को लगता था ना मैं एक घड़ी करती हूं, तभी तो आपने मेरी मां और मुझे छोड़कर उसे लता और उसके बेटे आदर्श को चुना।
जब मैं पहले बार आपको अग्रवाल मिशन में देखा ना, तभी मुझे इतना गुस्सा आया था कि मैं आपको बता नहीं सकता। फिर भी मैंने अपने गुस्से को कंट्रोल कार में देखना चाहता था कि आखिर आप वह करने क्या आए हैं, क्योंकि जब भी आप माँ से मिलने आते थे तो एक मैनेजर के भेष में आते थे, मगर आपका उसे दिन पहनावा देखकर मैं समझा गया कुछ तो गड़बड़ है। जब मैं थोड़ा पास जाकर आपको और आपकी उसे शौक कुछ नहीं फैमिली को देखा ना, तब मुझे और ज्यादा गुस्सा आया, कि इतना ज्यादा कि मेरा मन कर रहा था कि आपको और आपकी फैमिली को इस वक्त मार दूं, मगर नहीं, मैं देखना चाहता था कि आप हमें छोड़कर अपनी जिंदगी कैसे जी रहे हैं। मेरी माँ के प्यार को एक मजाक बना दिया, उन्हें के साथ धोखा किया आपने, क्योंकि आपने ऐसा। इस सवाल का जवाब मैं नहीं पूछूंगा, क्योंकि इस सवाल का जवाब मैं आप जाना नहीं चाहता। अब मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि जिस चीज प्यार और आपकी धन दौलत पर मेरा हक था, वह अपने उन दोनों माँ बेटे को दिया। जो जिंदगी मेरी माँ की होनी चाहिए थी, वह उसे लता को दी। अखिलेश जी गुस्से से कहते हैं, हाँ, क्योंकि वह उसे लायक थी। तुम्हारी माँ एक बार डांसर थी जिसके प्यार में मैं बस कुछ पल के लिए अट्रैक्ट हुआ था। जब मैं उसकी सच्चाई जानी तो मेरे लिए उसकी नफरत बढ़ गई, और जब पहली बार मैंने लता को देखा जिसके लिए मेरे पिताजी ने मुझे फोर्स किया था, तब मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारी माँ और लता में बहुत ही जमीन आसमान का फर्क है। जहाँ तुम्हारी माँ अपने शक और अशोक आराम के लिए बार डांसर का काम करती थी, वही लता एकदम सूची, शांत और सुशील लड़की थी। और तुम्हारी माँ लाटा दोनों ही एक मिडिल फैमिली से आते थे, मगर फर्क इतना था कि लता अनाथ थी और तुम्हारी माँ की फैमिली थी। मगर उन्होंने अपनी जिंदगी को अमीरी की तरह जीने के लिए वो बार डांसर का काम चुनाव, और उसमें पता नहीं क्या क्या काम करे उसने। पहले तो मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, तो वह एक बार डांसर है इसलिए मैंने उससे प्यार किया। बस जब उसकी असलियत मुझे पता चली तो मुझे अपने आप से और उसे नफरत हो गई, और एक दिन तो उसने हद ही कर दी। यह जानते हुए भी कि मेरी शादी होने वाली है, मैंने उससे दूरियां बना ली है। फिर भी मैं अपनी बीवी के साथ जबकि खुश हूं, मेरी जिंदगी में आकर जहर को दिया उसने। मुझे ही उसे बार में मेरे एक क्लाइंट की पार्टी में ड्रग्स देकर मेरे साथ रिश्ता बना लिया, जिससे तुम हुए, यानी कि जिसे मैं गलती मानता हूं। अब समझ में आया, तुम दोनों माँ बेटे एक जैसे हो, इसलिए मैंने तुमसे हमेशा नफरत की और हमेशा करता रहूंगा। और खबरदार, जो मेरे बेटे और मेरी पत्नी के पास भी आए तो तुम्हारी जिंदगी को जन्म बना दूंगा मैं। सिद्धार्थ हंसते हुए बोलना है, रस्सी जल गई मगर बोल नहीं गया। आपको अपनी हालत देख जी बेटे के इतने गुणगान कर रहे हो ना, उसी की सो कॉल्स प्यार के लिए आप इस वजह से जेल में हो, और आप कह रहे हो कि मेरे जिंदगी जहनुम बनाएंगे। आपके खुद की जिंदगी जहनुम बनी पड़ी है। आपके पास दो रास्ते, या तो आप अपने प्यार से बेटी को मेरे रास्ते से हटाएं और मेरी बीवी से हमेशा के लिए दूर करें, या तो आप अपने ही आंखों के सामने उसकी जिंदगी का अंत होते हुए देखें। अखिलेश जी गुस्से से कहते हैं, अगर खबरदार जो तुमने आदर्श के साथ कुछ भी किया तो मैं तुम्हारा बहुत ही बुरा हाल करूंगा। सिद्धार्थ, जो भी किया है मैंने तुम्हारे से याद किया, उसमें आदर्श का कोई गलती नहीं है। तो सिद्धार्थ हंसते हुए कहते, गलती तो इसी की है। अगर उसकी माँ और वह मेरी जिंदगी में नहीं आए होते तो मेरी माँ और मैं आपकी जिंदगी में होते, और मेरा प्यार भी। मगर कोई बात नहीं, प्यार तो मैं हासिल कर लिया है किसी तरह। आखिर होता भी क्यों नहीं, इतनी बड़ी मेहनत की है उसके पीछे, 2 पल तो मिलना ही था मुझे। अखिलेश जी सिद्धार्थ की बातों को सुनकर कहते हैं, यानी जो सब इतने सालों में आदर्श और आशी के साथ वह सब तुमने किया है। सिद्धार्थ कहता है, इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट तो मुझे नहीं पता, शायद ये कौन आपसे ही आए हैं। मुझे आप अपना फैसला इन्हें बता दीजिएगा, जल्दी से पढ़ना। वैसे भी आपके बेटे की जिंदगी के अंत की शुरुआत मैंने कर दी है, बहुत जल्द उसके अंत उसके नजदीक होगा, क्योंकि उसकी बॉडी में हर वक्त एक ऐसा ड्रग्स इंजेक्टर होता है जो उसके मानसिक संतुलन को बिगड़ेगा, उसकी सोने समझने की शक्ति को खोएगा। इसी वजह से उसने आशी के साथ ये सब। क्या आपको क्या लगता है, जिससे वो 6 साल में कभी नहीं जुड़ा, वह अचानक से उसके साथ इतना बरोताब कैसे करने लगा? अपनी ही प्रिया पिताजी के कर्मों की सजा भुगत रहा है वो बेचारा, उसे ये भी नहीं पता आखिर उसकी गलती क्या है। उसकी गलती उसे नहीं पता, मगर मैं आपको बता सकता हूँ। पहले गलती की वो आपका बेटा है, उसने मेरा हक छीन, और दूसरी गलती जिससे मैं बचपन से प्यार किया उसे उसने दर्द देने की कोशिश की, मुझे दूर करने की। जैसे उसने आपको मुझसे दूर किया, वैसे ही मैं उससे उसकी सबसे बड़ी खुशी से दूर करूंगा। अपना प्यार उसी छीन लूंगा। उसके प्यार को अपनी बीवी तो बना लिया है, मगर अपना पूरी तरह बनाना बाकी है अभी उसे। ये कहकर सिद्धार्थ वहां से चला जाता है। अखिलेश जी सिद्धार्थ के बर्ताव को अच्छे से और जब कर रहे थे, उनके ऐसे बर्ताव से वह एकदम शौक हो जाते और अपने मान में रहते। कहानी उसके ऊपर उसे दवा का असर तो नहीं होने लगे जो मैंने बचपन में तैयार करी थी। अगर ऐसा हुआ तो यानी मेरा एक्सपेरिमेंट बचपन में इसके ऊपर किया गया सही साबित होने वाला है। अगर वो सही साबित हुआ तो मुझे अमीर होने से और कोई नहीं रोक सकता। अच्छा हुआ इसे सिर्फ इतना ही पता है कि मैं इसकी माँ को धोखा दिया, इसे यह नहीं पता कि इसकी माँ ने इसे धोखा देकर मेरे पास आने के लिए इसकी बॉडी में वो दवाई का एक्सपेरिमेंट करवाया था, जिसका मैंने इदा उठाकर इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर, ताकि मैं इसे और उसकी माँ को अपनी जिंदगी में ना आने दो और हमेशा के लिए उठाकर फिक्स हो। इससे अच्छा कोई रास्ता नहीं था।
वहीं दूसरे तरफ आशी एक जंगल के कोने में बैठी हुई थी। वो पूरे जगह में सर्च कर चुकी थी मगर उसे अब तक आदर्श का कोई नामो निशान नहीं मिला था। तीनों टीम लगी पड़ी हुई थी आदर्श को ढूंढने में। अभी तक उसका एक अंश नहीं मिला था यहाँ पर। तभी आशी के कर पर एक हाथ आता है तो पीछे देखी है जहां पर वापस से देवेंद्र और जितेंद्र जी थे। तभी आशी के फोन पर एक मैसेज आता है। ये देखकर आशी की आंख लाल हो जाती है गुस्से से। जितेंद्र और देवेंद्र जी आशी को इतने गुस्से में देखकर एक दूसरे की तरफ देखते, फिर आशी की तरफ जितेंद्र जी पूछते, तुम इतने गुस्से में हो क्या? आदर्श की कोई खबर मिल चुकी है तुम्हें? पता चला ये सब किसने करवाया? उसे तो हम बुरी मौत देंगे, आखिर उसे हमारे परिवार से टकराने की सजा तो मिली चाहिए। आशी रहती है, उसकी चिंता आप मत कीजिए, अभी किसी और को उसकी सजा की जरूरत है, लगता है उसे बहुत जल्दी है यमराज के पास जाने की। जितेंद्र जी कहते हैं, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तो आज ही रहती है, आपने उसे मुझे वादा किया था ना कि आप मेरी एक विश पूरी करेंगे, तो बोली आप करेंगे वह विश पूरी। आपने कहा था ना आपको मुझसे एक मौका चाहिए माफी के लिए, तो आपकी यही विश पूरी करने पर मेरी मौका मिलेगा। जितेंद्र जी आशी के कर पर हाथ रखकर कहते हैं, हमने वादा किया था आपकी माफी पाने के लिए हम कुछ भी करेंगे, अब जो चाहे हमसे करवा सकती है। आशु रहती है, तो चलिए हमारे साथ। कुछ देर में वो गाड़ी एक फार्म हाउस पर चली जाती है जहां पर कुछ नहीं था, चारों तरफ बस शांति और थोड़ा सा अंधेरा था। वहीं पर दूसरी तरफ इस वक्त एक जख्मी हालत में एक आदमी पड़ा हुआ था और वह अपने अंधकोली आंखों से चारों तरफ देखने की कोशिश कर रहा था। जब उसे थोड़ा क्लियर होने लगता है तो वह अपने सर को पकड़कर धीरे से उठता है और देखता है वह एक झील किनारे है। वहां जाकर अपने चेहरे पर पानी डालता है और यह कैसे पहुंचा वह याद करने लगता है। तो उसे धीरे आने लगता है कैसे उसकी गाड़ियों के ऊपर हमला हुआ था और कैसे उसके कुछ बॉडीगार्डों ने उसे गद्दारी करके उसे ही खाई में फेंक दिया। आदर्श था ये, कोई और नहीं। गुस्से से कहता है, गद्दारी की सजा तुम लोगों को मिलेगी, बहुत शौक है ना मुझे गद्दारी करने की। तभी वहां पर आदर्श को चक्कर आने लगते हैं, वो गिरने वाला होता है। तभी उसे एक आदमी पकड़ लेता है। आदत खुली आंखों से देखा है तो पहनते में वो कुछ आदिवासी जैसी लग रहे थे। आदर्श को पकड़ने के बाद वो आदमी कहता है दूसरे आदमी से कि उनको फोन कर दो, यह मिल गए हैं। तब तक हम इन्हें अपनी बस्ती में ले चलते हैं, इनके उपचार के लिए बहुत ज्यादा जख्म लगा गई है। वहीं दूसरी तरफ आशीष जितेंद्र जी को उसके खंडहर जैसी जगह के अंदर ले जाती है तो सामने कुछ गुंडे खड़े हुए थे जिसे आशी की खास बॉडी कट जो उसने तैयार किया गए थे इन कुछ दिनों में उन्हें पकड़ने को कह देती है। जितेंद्र जी का हाथ पकड़वाते हुए सामने ले जाती है जहां पर मंडप सजा हुआ था और एक बूढ़ा सा आदमी एक लड़की को फेयर लेने पर मजबूर कर रहा था। वही यह सब नजरा देखकर कंफ्यूजन में आशी की तरफ देखते हैं। आशी रहती है, आपके सारे सवालों का जवाब मैं दूंगी, बस आपसे एक सवाल पूछूं कि क्या आप उसे लड़की से शादी करेंगे जो मंडप में। ये सुनते ही जितेंद्र जी को एक शौक लगता है, वो आशी की तरफ देखते हैं। फिर सामने खड़ी लड़की की तरफ जो रो रही थी मंडप में फेयर नाने के लिए। उसका ध्यान अभी सामने की तरफ नहीं गया था, आए हुए लोगों पर उसका इतना होश नहीं था, वो खुद को बचाने में लगी हुई थी। जितेंद्र जी कहते हैं उसे तरफ देखकर धीरे से, कामना। जितेंद्र जी की बातों को सुन आशी हल्के से मुस्कुराते हुए कहते, सही पहचाना, कामना है वह। इस वक्त कामना के चेहरे पर आधा ही घूंघट था जिसे उसके आधा चेहरा अच्छे से दिखेरा था जो कि थोड़ा सा झुलसा हुआ था आपके कारण। कामना को चेहरे को देखने के बाद जितेंद्र जी कहते, इसके चेहरे को क्या हुआ? तो आशी रहती है, उनका चेहरा ऐसे ही, अभी भी आपके पास मौका है कि आप उनके इसी चेहरे के साथ उन्हें अपनाएंगे, शादी करेंगे। जितेंद्र जी कहते हैं, मगर ये सब क्या हो रहा है? इसके साथ ही शादी जबरदस्ती? लोग कौन है? आपके सारे सवालों का जवाब मैं दूंगी, बस आप अभी यह बताइए आप कामना से शादी करेंगे? ये कहते हुए आशी जितेंद्र जी की तरफ देखती है तो जितेंद्र जी कहते हैं, तुम जानती हो ना वो उम्र में मुझे कितनी छोटी है और मैं कितना बड़ा हूं, मेरे 3 बच्चे, उसकी जिंदगी अभी इस तरह से शुरू नहीं हुई है। आशी मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे पता है आपको उनकी चिंता है, मगर आप देख नहीं सकते जिनसे उनके शादी हो रही है वह आपसे भी कहीं ज्यादा बुरे लगा रहे हैं, तो आप क्या चाहते हैं? उनसे शादी होने दे। अगर आप उन्हें बचा भी लेंगे तो ये लोग उन्हें वापस से इस तरह फोर्स करेंगे, वापस किसी ना किसी तरीके से इतनी टॉर्चर करेंगे। इतना समझ लीजिए ये जो कर रहे हैं इनका परिवार है, तो आपको कोई हक नहीं बनेगा इन्हें बचाने का। अगर आप इसे शादी करते हैं या आपकी पत्नी होगी तो कानून आपका हक होगा इन पर। और आप यह मत सोचिएगा कि आप इसे शादी करके उनकी जिंदगी बर्बाद करें। आप ये सोच, इसे शादी करके आप इनकी जिंदगी में खुशियां दे रहे हैं। आप इनकी हालत देख रहे हैं, इनकी हालत का जिम्मेदार इनका ये परिवार है। आप जानते हैं ना मेरे साथ क्या हुआ? आपके साथ नादने पर, परिवार वालों के साथ नादने पर कैसी हालत हुई, मगर यहाँ तो वैसा ही कामना के साथ हो रहा है। तो आप मेरी मदद नहीं करेंगे?
रही समाज दुनियादारी की बातें, उनकी फिक्र आप मत कीजिए, वह नहीं आएगा आपकी जिंदगी में कोई दखल देने, सब तमाशा देखते रहते हैं। बस जिंदगी का आप दुख हो या खुश हो इसे मतलब नहीं पड़ता, दुखी में कोई साथ नहीं आता देने में, मगर जब आपको सोते हैं तो उनकी खुशियां जीने के लिए हर लोग आते हैं आपने उंगली उठाने के लिए। जितेंद्र जी कहते थे ठीक है मैं तैयार हूं, मगर कामना तो ऐसी रहती है वह भी तैयार है, आप चिंता मत कीजिए। आशी कामना की तरफ बढ़ जाती है, उसे बर्थडे का हाथ पकड़कर एक झटके में मोड़कर दूर फेंकती है तो बुढ़ा डर से चिल्लाते हुए कहता है मैं मर गया रे, मार गया, कोई बचाव मुझे। बुद्ध मुझे से आंसू की तरफ देखते हुए बोलते, ये लड़की तुम्हें दिखाता नहीं, मेरी शादी हो रही है तो उसे पहले ही मेरी आरती उठाने पर ताली हुई है, मेरी बीवी का क्या होगा मेरी जाने के बाद। आशा मुस्कुराते हुए कहती है इस बार खुददार आपके तो पहले कब्र में, और आपको ही इस उम्र में बीवी चाहिए, गलत बात है ना। ये कहते हुए बॉडीगार्ड को सबको पकाने का इशारा कर देती है और जितेंद्र जी को मंडप में बैठने को कह देती है। जितेंद्र जी बिना कुछ पूछे जाकर मंडप में बैठ जाते हैं इस बार, और कामना का हाथ पकड़ के भी बैठा लेते, काम में एक तक उन्हें देखना लगती है और धीरे से कहती है यह आप क्या कहा रहे हैं, यह सही नहीं है। तो जितेंद्र जी कहते हैं जो अभी तुम्हारे साथ हो रहा था वह बल्कि गलत था, मैं तुम्हारी जिंदगी सही करूंगा, यह नहीं कहता मैं तुमसे प्यार कर सकता हूं, मगर इतना कर सकता हूं तुम्हें पत्नी के हक दूंगा, वह मां सम्मान दूंगा जो मेरी पत्नी को मिलना चाहिए। अखिलेश और सिद्धार्थ के बाप बेटे होने का सच आदर्श को पता चलेगा तो वह क्या करेगा, लता जी को कैसे संभालेगा, और क्या होगा जब जितेंद्र जी और कामना की शादी के बारे में पूरे परिवार को पता चलेगा। कौन थे वो आदिवासी लोग, जी नहीं मिला था आदर्श, और किसे बोल रहे थे वो बताने को कि आदर्श मिल गया है। लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। CH90 अग्रवाल मेंशन में बवाल, आशी की केयर आदर्श के लिए। वही अनजान दो लोगों को देखकर सामने खड़ी एक लड़की की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है, वो चिल्लाते हुए कहती है तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई कि शादी रोकने की, इसका अंजाम तुम दोनों जानते नहीं हो। मिस प्रेम सिंघानिया, मेरे सामने इस तरह चिल्लाने का अंजाम आप नहीं जानती है, आप जानती नहीं आप किसके सामने चिल्ला रही है। आशी ने डेविल स्माइल करते हुए कहा, जिसे कि प्रेम एक पल के लिए डर गए, फिर भी हिम्मत करके बोली तुम कोई भी हो मुझे तुमसे मतलब नहीं है, तुम जिस लड़की की शादी बिना हमारी मर्जी से कर रही हो वो सिंघानिया फैमिली की बेटी है और उसकी जिंदगी का फैसला लेने का हक मेरे मॉम डैड को होना कि तुम्हें। आशी मुस्कुराते हुए कहती है तुम्हारी बहन कोई दूध पीती बच्ची नहीं है जो अपनी जिंदगी का फैसला ना लेती है, और जहां तक मैं जानती हूं अभी तक उसने अपनी जिंदगी के सारे फैसले खुद ही लिए, यहां तक कि अपना खर्चा से लेकर अपनी जरूरत अपनी चीज वो खुद ही मैनेज करती है। तभी वहां कांता सिंघानिया बोली तुम लड़की जानती नहीं हूं मैं कौन है, मैं कांता सिंघानिया हूं, तुम्हें यहां से बैठे बैठे ही गायब करवा सकती हूं, समझ में आई बात, और इस लड़की की तो मैं वो हालत करूंगी कि अपनी जिंदगी का फैसला लेने के लायक ही नहीं रहेगी। बाहर चौकी उसके पर निकल आई है, तभी तो हमारे खिलाफ जाकर शादी कर रही है, जहां हमने इसकी शादी तय की है वही होगी। वो क्यों होगी आपकी फैसला के खिलाफ जाकर, अगर शादी करती है तो मैं देखती हूँ कि आप इसका क्या बिगाड़ दिया, फिर मैं बताती हूँ कि मैं कौन हूँ और आपका क्या बिगड़ाती हूँ। ये कहते हुए आशी गुस्से से लाल आंखों से कांता सिंघानिया को देख रही थी। वही कामना, पहले बार कांता सिंघानिया की ऐसी हालत देखकर उसके दिल को सुकून मिलता है, क्योंकि आज से पहले ऐसी हालत उसकी मां की हुई थी जब कांता ने उनके जिंदगी में आकर सब कुछ बर्बाद किया था। कांता के ऐसे व्यवहार करने से उसे दर्द होता था, मगर वो सब कुछ अपनी दादी के लिए सहती थी, मगर कुछ दिन पहले ही उसकी दादी का देहांत हो गया, दादाजी को उससे कोई मतलब नहीं था। वो अपनी पोती प्रेम से बहुत प्यार करते थे, जो कि कामना से पूरे 5 साल बड़ी थी, यानी 35 साल की हो चुकी थी, उसकी 2 शादी टूट चुकी थी। वो ज्यादातर शादियां जो टूटी थी उसकी पैसों की वजह से, अपनी मां की ही तरह लग्जरियस लाइफ और अशोक आराम का शौक था, इसलिए जब भी अपने पति से बेहतर कोई दिखाता था उसे अपनी जाल में फंसाकर अपने पति को डिवोर्स देकर उसे शादी कर लेती थी, और कुछ दिनों में उसकी आधी प्रॉपर्टी अपने नाम करके उसे वापस से तलाक दे दी थी जब उसे कोई दूसरा अमीर आदमी मिल जाता था। वही जब से प्रेम ने जितेंद्र जी को देखा था उसकी आंखों में लास्ट और अजीब सी भावनाएं थी, उसके दिन में अभी वो अपने एक रिलेशनशिप में थी जो पहले वाले पति से ज्यादा अमीर था, उसका बॉयफ्रेंड। ऐसी मुस्कुराते हुए कहती है वैसे तुम्हारी बेटी की सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है मिस कांता सिंघानिया, अगर ज्यादा छूट चपड़ करी ना तो पूरी दुनिया के सामने तुम्हारी बेटी की इज्जत की ताजिया उड़ने में मुझे टाइम नहीं लगेगा, और तुम जानती नहीं आशी सिद्धार्थ रॉय से पंगा लेने का क्या अंजाम है। भाई पंडित जी कहते हैं शादी संपन्न हुई। ये सुनते ही आशिकी के चेहरे पर देव स्माइल आ जाती है, वो उन तीनों की तरफ देखती है जो गुस्से से कामना की तरफ देख रहे थे। मैं कामना कंपनी लगती है तो जितेंद्र जी उसका हाथ पकड़कर अपने पीछे खींच लेते हैं अपनी बाहों में। कामना को उनकी बाहों में एक सेप थी, एक सुकून मिल रहा था। मैं जितेंद्र जी तीनों और बाकी घाट को घूरते हुए कहते हैं अपनी आंखें और अपनी जुबान दोनों ही ख्वाबों में रखना, वरना जितेंद्र अग्रवाल की बीवी से उलझना का अंजाम जानती नहीं है।
वही जितेंद्र अग्रवाल नाम सुनकर प्रेम के चेहरे पर जो अभी पहले लाश थी वो गुस्से में बादल जाती है, क्योंकि उसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इतना अच्छा अमीर आदमी उसकी ये दो कौड़ी बहन को क्यों मिल गया, ये तो उसके ही हक में होना चाहिए था। वो जितेंद्र जी की तरफ देखकर कहती है, आपने एक गलत लड़की से शादी की है, तुम्हें पता नहीं है वो कितनी ज्यादा चालाक और एक बदतमीज लड़की है। हर रात एक ने इतना ही बोला था कि आशी एक जोर की तमाचा प्रेम के गाल पर लगती है। प्रेम गुस्से से आशी को देखते हैं और अपना हाथ उठाने को होती है कि तभी जितेंद्र जी गुस्से से कहते, अपने हाथों को काबू में रखो, अगर मेरी बेटी को छुआ तो ये हाथ किसी पर उठाने लायक नहीं छोड़ूंगा। आशी, यदि आपके कुछ करने की नौबत नहीं है यह, उससे पहले मैं इसे इस दुनिया से ही मिटा दूंगी। तभी आशी का फोन बजता है। आशु उसे पर नंबर को देखकर कहती है जितेंद्र जी से कि आप अपनी बीवी को लेकर अग्रवाल मैंशन के लिए, मैं तब तक एक जरूरी काम निपटा कर आती हूँ। ये सुनने के बाद जितेंद्र जी कामना का हाथ पकड़ रघुवंशी पैलेस के लिए निकल जाते हैं। वहीं अपना फोन उठाने से पहले आशिक प्रेम और कांटा को घूमते हुए देखते और कहती है, कवर्धा जो उनके पास आने की कोशिश की तो अंजाम मुझे 72 जिंदगी दूंगी मैं तुम्हें। आशी गाड़ी में बैठकर जल्दी से फोन उठाती है। तभी वहां से एक आदमी बोलता है, हमें वो मिल गए, घायल अवस्था में, कुछ ज्यादा ही चोट लगी है। आशी रहती है, ठीक है आप उसका उपचार चालू कीजिए, मैं थोड़ी देर में वहां पहुंचती हूं और किसी को भी इस बारे में पता ना चले। तो उधर से आदमी कहता है, आप चिंता मत कीजिए, यहाँ पर सिर्फ हमारे भरोसेमंद आदमी है, ये कब किसी तक नहीं पहुंचेगी जब तक आप नहीं चाहेंगे। कुछ देर में गाड़ी एक जंगल के रास्ते से होते एक कबीले तक पहुंचे जाती है। एक आदमी जल्दी से आशिक के दरवाजे का गेट होता है और उनके सामने अपना सर झुकाते हुए कहता है, बस आप आ गई, वो अंदर है। जब से उन्हें होश आया है तब से गुस्सा किया जा रहे हैं, यहाँ तक कि कितने लोगों को घायल कर दिया है। इस हमने उन्हें कहा है अगर वो ऐसे ही गुस्सा करेंगे, अपने चोट पर ज्यादा जोर डालेंगे तो शायद उनके गांव बाढ़ जाएंगे और उनका उपचार करना ज्यादा मुश्किल हो जाए। आशी गुस्से से कहती, इस आदमी का गुस्सा ना ही इसके कंट्रोल में है, नहीं किसी के बस के बात। जब देखो जब जंगली संत की तरह सिंह मरने को तैयार रहता है। ये कहकर आशिक गुस्से से उसे जंगल के रास्ते से होते हुए एक तहखाना जैसी कुटिया में जाती है जहां पर तोड़फोड़ की आवाज आ रही थी। आशी गुस्से से बोले, अगर इतना ही तोड़फोड़ करने का शौक है तो जंग के मैदान में करो, यहाँ पर नहीं, क्योंकि यह तुम्हारे रिश्तेदार आकर ठीक नहीं करवाएंगे। वो आदमी जैसे ही पलटकर गुस्से से कुछ खाने वाला होता है तभी उसे आशी का चेहरा दिखता है, जिसे देखकर वह शांत हो जाता है। आशी उसे शांत देखकर उसे घूमने लगती है तो सामने खड़ा आदमी जो कि आदर्श था वो कहता, क्यों ऐसे घूर रही हो, क्या मैं हैंडसम लग रहा हूं, बता सकती हूं, मैं कुछ नहीं कहूंगा। आशी गुस्से से कहती, हैंडसम का तो पता नहीं मगर जंगली सान जरूर लगा रहे हो, जिस तरह की हरकत कर रहे हो। तुम्हारी वजह से इन लोगों का कितना नुकसान हो गया है, तुम्हें कुछ आइडिया भी है? तुम्हें अपने गुस्से के आगे ये भी नहीं दिखता कि सामने वाले का कितना नुकसान हो सकता है। आदिवासी का सरदार आशी के सामने सर झुकाते हुए कहता है, कोई बात नहीं, मैं हम वापस से ये सब ठीक कर लेंगे, आप इतना ज्यादा चिंता मत कीजिए, अपने हमारे बड़े में सोचा यही बहुत है। आशु मुस्कुराते हुए उनसे कहती है, ये तो आपका बड़प्पन है जो आप इतने शांत और सौम्य स्वभाव के हैं, वरना लोगों को तो ये भी अंदाजा नहीं होता कि वह क्या कर रहे हैं। आपके इसी शांत और श्रद्धा का कोई नाजायज फायदा उठा रहा है, फिर भी उसे अब भी तक शर्म नहीं आई है कि एक बार माफी मांग ले। एक तो आपने उनकी जान बचाई, ऊपर से यह आपका ही इतना नुकसान कर रहे हैं। कोई तो दया के लायक नहीं होते, ना ही दूसरों के प्यार, एहसान और फिक्र के लायक। आदर्श आशी को देखकर कहता है, सही कहा, मैं किसी चीज की लायक नहीं हूं, तो तुमने क्यों बचाई मेरी जान? क्योंकि जिस हिसाब से ये तुम्हें रिस्पेक्ट दे रहे हैं इसका मतलब है कि यह तुम्हारे ही खाने पर मुझे यहाँ ले हैं। तो आप बताओ कि इस दया का क्या कारण है, अब किस तरह से मुझे तकलीफ देना चाहती हूँ? आशा मुस्कुराते हुए कहती है, तो रघुवंशी को डर लग रहा है कि मैं उन्हें किस तरह से बर्बाद करूंगी इस बार। आदर्श मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हारे प्यार में तो मैं वैसे ही बर्बाद होने को तैयार हूं, चाहे नफरत में बर्बाद करो या प्यार में। आशी गोट हुए कहती है, लगता है मिस्टर आदर्श रघुवंशी के पास अब बिजनेस करने का टाइम नहीं है, या यूं कहानी बिजनेस बच्चाई नहीं है जो फिल्में देखने लगे हैं, तभी तो इतनी ज्यादा अच्छी प्लानिंग कर रहे हैं इनके फिल्मों की लाइनें को उसे कर लड़कियां पटाने की। आदर्श मुस्कुराते हुए कहता है, लड़कियों को पटाने के लिए मेरा एक इशारा ही काफी है, ऐसी हरकतें करने की मुझे जरूरत नहीं है, तुम जानती हो, और जिसे पटना है वह तो इस लाइन से क्या किसी तरह के से भी नहीं पतती, अब तो उसे मनाने के लिए मुझे कंगाल भी होना पड़े तो मंजूर। आशी कुछ कहते कि तभी उसे चक्कर आने लगते हैं। जैसे ही वो गिरने वाली होती है तभी आदर्श जल्दी से उसे आगे आगे अपनी बाहों में पड़ लेता है और आशिक के गालों को तब दबाते हुए कहते हैं, तुम ठीक हो, तुम्हें चक्कर क्यों आ रहे हैं? आशी रहती है, स्ट्रेस के कारण शायद इतनी चक्कर आ रहे होंगे, वो ऊपर से आज फास्ट भी है।
आदर्श गुस्से से कहता है तबीयत से ज्यादा फास्ट है, तुम्हारा व्रत रखना जरूरी है, अगर तबीयत इतनी खराब थी तो फास्ट को क्यों नहीं तोड़ा। बेवकूफ लड़की, यह कहते हुए साइड में रखे जग से पानी निकालकर आशिक के मुंह की तरफ कर देता। आशिक उसे करते हुए देखते हैं तो आदर्श भी उसे घूमते हुए कहता है दूसरे तारीख का भी है मेरे पास तुम्हें पिलाने का, इससे बेहतर यही होगा हाथ से ही पी लो मेरे, वरना तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें अपने स्टाइल में प्यार से पिलाऊं रोमांस के साथ तो मुझे मंजूर है। आशी उसे लोट को देखते हैं जिसमें पानी था और कहती है कहीं इसमें कुछ मिलाया तो नहीं, जहर हुआ। आदर्श उसे ग्लास में से आधा पानी खुद पीता है और कहता है लोग पी लिया, अगर जहर भी हुआ तो तुमसे पहले मैं मर जाऊंगा, ठीक है ना, अब पी लो। आशिक होते हुए कहती है कोई जरूरत नहीं है। इतना ही सुना था कि आदर्श गुस्से से आशिक के मुंह में पानी का गिलास लगता है और उसकी नाक को बंद कर देता है दूसरे हाथ से, जिससे कैंस लेने के लिए आशी को मुंह खोलने ही पड़ता है और पानी पीना ही पड़ता है। आशिक गुस्से से चिल्लाते हुए पानी पीने के बाद रहती है ये क्या क्या तुमने मेरा फास्ट तोड़ दिया, बेवकूफ, चाहे इंसान पति के लिए मैंने औस्त रखा था, तुम जैसे पागल इंसान के लिए नहीं। आदर्श मुस्कुराते हुए कहता है यही सोच लो, तुम्हारे एक्स हस्बैंड और होने वाले हस्बैंड ने तुम्हारा व्रत तोड़ दिया, अब तो खुश हो जाओ। रघुवंशी मेंशन इस वक्त हाल में तेजेश्वर जी के साथ अग्रवाल और रघुवंशी फैमिली बैठे हुए थे। उनके सामने दो औरतें बैठी हुई थी जो कि दिखने में ज्यादा खूबसूरत तो नहीं, एवरेज लगा रही थी। वो दोनों कोई और नहीं प्रेम और कांता सिंघानिया थी जो कि जितेंद्र और कामना की के वहां से जाते हैं सीधा रघुवंशी पहले से गई थी। प्रेम झूठे आंसू बहाते हुए तेजेश्वर जी की तरफ देखकर कहती है कि हमें यह नहीं पता थे कि कामना ऐसी होगी कि अपने से इतने बड़े आदमी से शादी कर लेगी सिर्फ पैसों और कुछ दौलत अपनी के लिए। हम उसकी तरफ से आप सभी से माफी मांगते हैं, हमें नहीं पता था वो ऐसी निकलेगी। कांता जी प्रेम को चुप कराते हुए कहती है इसमें तुम्हारी गलती नहीं है बेटा, गलती तो उसकी खून में ही है, जैसी माँ वैसी बेटी, अब तुम क्या कर सकती हो, तुम्हें बुरा करने की जरूरत नहीं है, तुम तो उसकी एक बड़ी बहन होने का और निभा रही थी, मगर वो तुम्हें कुछ समझती नहीं, बस अपनी ही मन की तरह उसकी नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रही है। CH91 फायर क्वीन आदर्श का सवाल, सिद्धार्था का गुस्सा। तेजेश्वर जी देविका को अपनी बातों को इस तरह इग्नोर करता देखकर गुस्से से आज बबूला हो जाते हैं। वो जैसे ही उसके पास जाकर कलश को उठाकर फेंकने वाले होते हैं तभी वहां पर देवेंद्र जी आ जाते हैं और तेजेश्वर जी का हाथ पकड़कर कहते हैं ऐसी गलती मत कीजिएगा अंकल, मेरे दोस्त और भी बीवी से दूर रहेगा इस बार, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ये भूलने पर मुझे मजबूर मत कीजिए कि आप मेरे बड़े हैं और मुझे आपका अनादर हो जाए। तेजेश्वर जी अपना हाथ देवेंद्र जी से छुड़ाए हुए बोले कि तुम ऐसी हरकतें कब से करने लगा, गई लगता है अपनी बीवी का असर तुम पर आने लगा है, तभी तो इतने बदतमीज हो गए हो कि अपने से बड़ों से किस तरह से पेश आते हैं कि नहीं पता। देवेंद्र जी बोले तेजस्व जी की तरफ मुस्कुराते हुए मुझे बहुत अच्छे से पता है किस किस कैसे पेश आना है, मगर जब सामने वाला ही हमसे अच्छे और समझदारी नहीं ना पेश आए तो हमें भी अपनी समझदारी को कुछ वक्त के लिए साइड ट्रक कर उसे सच का आईना दिखाना चाहिए। देवेंद्र जी देविका की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोले तुम अपने दोस्त की गृह प्रवेश की तैयारी करो, मैं इन्हें संभल लूंगा, कोई भी तुम्हारे और इस रस्म में नकलबाजी जी नहीं करेगा, मैं भी देखा आई हूं कौन मेरे दोस्त की जिंदगी की नहीं शुरुआत को रोकना है। देविका जी मुस्कुराते हुए कहती है थैंक्स, वही प्रेम को कहाँ बर्दाश्त होने वाला था ये सब, वह गुस्से से चल रही थी, कहाँ उसे कामना की खुशी बर्दाश्त होने वाली थी, उसे कहाँ बर्दाश्त होने वाला था कि उससे बेहतर कामना को मिले। प्रेम कामना के पास आते हुए कहती है तुम्हारे कदम अभी इस घर में नहीं रखे, उनने क्लेश का कारण बने लगी हो, थोड़ी तो शर्म करो, कुछ तो लिहाज करो। देविका जी गुस्से से कहती है अपनी जबान कम चलाओ और साइड में जाकर खड़ी हो जाओ, लिहाजा और शर्म तुम्हें आनी चाहिए, दिखने में शरीर तो लगा नहीं रही हो, कपड़े तो ऐसे पहने हैं कि बॉडी का प्रदर्शन करना है तुम्हें। प्रेम गुस्से से कहती है मिस देविका आप अपनी जबान को लगाम दे। देविका रहती है पहले अपने शब्द को तुम करेक्ट करो, मिस नहीं मैसेज देविका देवेंद्र, ये है मेरा पूरा नाम, तो आइंदा से कभी भूलना मत, और रही बात अपने शब्दों को लगाम देने की तो तुम अपनी हरकतों को लगाम दो, तुम्हारी हरकतें देखकर साफ पता चल रहा है तुम अपनी बहन की खुशियों से खुश नहीं हो और तुम्हारी माँ और तुम दोनों एक जैसी हो, कहां पर कैसे डोरी डालें अच्छे से पता है, तभी तो तुम्हारी माँ ने मिस्टर सिंघानिया को अपनी जाल में फंसाया, वह भी जानते हुए कि वह एक शादीशुदा मार थे जिसका नतीजा शादी से पहले तुम हो गई और उसके कुछ सालों बाद ही कामना। यह मत सोचना कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है, कितनी शादियां की है, कैसे कब कैसे अपने पतियों को छोड़ा है, जब एक अमीर मिल जाता है तो दूसरे पति को छोड़ देती हूँ, बहुत ही ज्यादा चंचल, आपको इससे ज्यादा तारीफ करवाना चाहती हो तो बेशक से यहाँ रुक सकती हो, वरना गेट तो उसी तरफ है, अगर जाने का कष्ट नहीं करती हो तो मैं गार्ड से बोलकर दिखा सकती हूँ तुम्हें बाहर जाने का रास्ता। कांटा जी गुस्से से कहती है अपने जवान को लगाम दो ए लड़की। देविका जी मुस्कुराते हुए कहती है आप अपनी टोन को नीचे करके पन्ना, ये जवान और यह हाथ दोनों ही चलते हैं बहुत अच्छे से।
ये सामने नहीं देखा कौन बड़ा है कौन जवान, सिर्फ ये देखा है कौन अच्छा है कौन बड़ा। कांटा बोलते हैं तुम बहुत ज्यादा बेशर्म हो, साथ में इस लड़की का साथ देखकर तुम बहुत ही बड़ी गलती कर रही हो, तुम्हें एक दिन पछताना पड़ेगा। देविका जी बोलते हैं मैं एक बार जो काम करती हूँ उसके लिए मुझे पछताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप यहाँ रुकी तो आपको यहाँ रुकने पर पछतावा होगा। तो यहाँ से निकली गेट उसे तरफ से, क्योंकि आप जैसे बदतमीज और बेशर्म औरत मैंने नहीं देखी। इतनी बेइज्जती होने के बाद भी अभी डेट बनाकर यही खड़ी है। प्रेमकांत जी कामना के पास से जाते हुए उसे गुस्से से देखी आई है तो कामना अपनी नजरें नीचे कर लेती है। वही जितेंद्र जी भले ही कामना की तरफ नहीं देखा रहे थे मगर उसकी हरकत बखूबी महसूस हो रही थी। जितेंद्र जी धीरे से बोलते हैं तुम बीवी हो मेरी तो उसे रुतबे का ध्यान रखो, कभी भी किसी के सामने अपनी नजरें नीचे करके मेरे सम्मान को मत झुकाना। ये सुनते ही कामना अपनी नजरें उठाकर जितेंद्र जी को देखते हैं, फिर सामने कांटा और प्रेम जी को। प्रेम कामना के कान में धीरे से बोलते हैं बहुत हिम्मत ए गई है ना तुमने, बहुत गुरूर आ गया है ना जितेंद्र अग्रवाल की बीवी बैंक, मगर बहुत जल्दी यह अदा मैं तुमसे छीन लूंगी जो हक तुम्हारा है।